आज के मुख्य समाचार। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गोपाल अग्रवाल ने नवरात्रि पर की प्रेस वार्ता। कांगड़ा में बड़ा सड़क हादसा। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का NHAI पर बड़ा हमला। इंपीरियल ग्रुप पर 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक का समय शेष है। प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए विधि विभाग से राय मांगी है। राज्य सरकार के अनुसार कानूनी सलाह के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने पहले ही इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर दी है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा और विधि विभाग से राय लेने के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। इस फैसले को लेकर राज्य के शिक्षक संगठनों में गहरी चिंता है। संगठनों ने सरकार से मांग की है कि यह आदेश भविष्य की नियुक्तियों पर लागू हो, न कि पहले से कार्यरत शिक्षकों पर। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों पर यह आदेश अन्यायपूर्ण और अनुचित है, क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय ऐसी शर्तें लागू नहीं थी। शिक्षक संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह उनके हितों की रक्षा करते हुए शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों से डाटा मिलने और विधि विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही यह तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं। फिलहाल सरकार शिक्षकों की चिंता और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर विकल्प पर विचार कर रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर शिमला स्थित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। मंदिर में विशेष पूजा, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। श्रद्धालु हाथों में नारियल, फूल और चुनरी लेकर मां के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस पावन दिन पर सभी श्रद्धालुओं को मां शैलपुत्री के चरणों में नमन करते हुए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। नवरात्रि के दौरान कालीबाड़ी मंदिर में रोजाना विशेष आयोजन किए जाएंगे और दर्शन के लिए सुरक्षा व व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम है पंडित मुक्ति चक्रवर्ती, प्रीस्ट शिमला कालीबाड़ी। हाँ, माँ दुर्गा जी के 9 रूप का पहला रूप जो है आज है नव दुर्गा की शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नव दुर्गा की आज शैलपुत्री जी की पूजा विधिवत रूप से सवेरे हो चुकी है। अभी भक्तों का तांता लगा है। लेकिन सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से नगरवासी और प्रदेशवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से प्रदेश में खुशहाली रहे, सभी निरोग रहे और प्रदेशवासी दीर्घायु रहे। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई है, लेकिन इसमें किसी न किसी कारण प्रदेश में जिस तरह से हर्षोल्लास से मनाया जाता था, लेकिन इसमें कुछ खामियां दिख रही है, कमियां दिख रही है। कारण ये है कि देखो जी, जिसने अपने को खोया, घर बार मकान जान माल का नुकसान हुई है, उनके ऊपर क्या बीत रही है। हम यही चाहते कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जो उद्योगपति है, जो जमींदार लोग हैं, जो कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, आप लोग के चैनल द्वारा उनके अंदर वो भावना पहुँचे और ये संदेश पहुँचे कि वो जो मददगार है उनको मदद करे, उनके भी जान माल का नुकसान जो है उनके साथ दुख प्रकट करे, साझा करे और उनके साथ जो माँ का आशीर्वाद उनको मिले। देखिए, नियम जो इसमें है किताब में वह ऐसा कुछ इसी तरह का नहीं है। जैसे मान लीजिए जो लोग दवाई लेते हैं, जो निरोग नहीं है, मान लीजिए किसी ना किसी रूप से कई दवाई खाते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, तो वो तो मैं बोलूँगा कि मैं अपना ये ओपिनियन है कि वो खाना खा के
दवाई खा के पहले स्वस्थ रहे, उसके बाद देवी देवताओं का आराधना करे। आज जो लोग कर सकते हैं, मतलब निराहार रह के कर सकते हैं माँ की आराधना, वो जरूर करें। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं, वो जैसे निराहार करके भी माँ को पूजा अर्चना करे और जब खाना खा के पूजा अर्चना करे, सेम फल मिलता है, मतलब एक ही प्रकार का फल मिलता है। इस तरह से कोई एक्स्ट्रा, इसको ज़्यादा, एक्स्ट्रा कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जैसा शरीर के ऊपर पहले शरीर ठीक रहेगा तो सभी, शरीर के बिना कैसे पूजा अर्चना करेंगे। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर भाजपा प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नागरिक देवो भव संकल्प को समर्पित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले देशवासियों को राहत देने का जो वादा किया था, उसे निभाते हुए जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई है। इसे रोजमर्रा की छोटी बड़ी चीजों पर टैक्स घटाया गया है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। गोपाल अग्रवाल ने याद दिलाया कि 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और तब से यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ है। आज बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन तो है ही, साथ में कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संदेश में राष्ट्र के नाम कहा था कि यह जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज हम ये मना रहे हैं। हमें सब बहुत खुशी है कि यह जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, नागरिक देवो भव, या आम जनता के लिए कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, आम जनता का कैसे उत्थान हो, उनको सरकारी योजनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाए और उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में किस तरह से सरलता भी लाई जाए और उनकी बचत भी की जाए। इसके रूप में यह जीएसटी आज हम सबके बीच में नवरात्रि के पहले दिन लागू किया गया है। केवल दाम ही कम नहीं किए गए, छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की, ब्रेड है, दूध है, मक्खन है और खाने पीने की साबुन, तेल, कंघा, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री के लिए सामान, ये इक्विपमेंट, कृषि क्षेत्र के लिए कृषि के उपकरण, सारे एक्रॉस सारे आइटम जो सामान है उस पर जीएसटी कम किया गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2016 में यह आश्वासन दिया गया प्रदेशों को कि आपका जो वर्तमान में टैक्स है उसको हर साल 14% के माध्यम से इंक्रीमेंटेड टैक्स के रूप में केंद्र सरकार, अगर जीएसटी के अंदर कोई टैक्स कम होता है तो उसको प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार उसको वापस उतना बढ़ा हुआ टैक्स देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले था 5, 12, 18 और 28% के स्लैब थे और हर व्यक्ति इन टैक्स को देता है। 90% आइटम जो 12% के टैक्स स्लैब में थे उनको 5% के स्लैब में लेके आ गए, यानी लगभग 7% का टैक्स का रोजमर्रा के आम जन के जो उपयोग की वस्तु है उनको 5% के टैक्स में या 0% के टैक्स में लेके आए। ऐसे ही जो 28% के टैक्स स्लैब में थे उनको घटा के 12%, 18% के अंदर का टैक्स में लेके आए। दूसरा, केवल ये आम जनता का ही लाभ नहीं है बल्कि देश आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर पर एक इकोनॉमिक पावर के रूप में बढ़ रहा है। तो इसके लिए व्यापारी वर्ग, छोटे लघु उद्योग, इंडस्ट्रियलिस्ट, कृषि क्षेत्र के लोग के काम करने वाले, इन सब के लिए भी सरलीकरण की प्रक्रिया भी इसमें किया गया। मात्र 3 दिन में जीएसटी के अंदर कोई नया व्यापारी हो उसको 3 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डाडासीबा क्षेत्र के गांव गुराला में सोमवार सुबह एक एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 37 यात्री घायल हो गए, जिनमें अधिकतर स्कूली बच्चे और विद्यार्थी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तलवाड़ा से बद्दी जा रही बस सुबह करीब 8 बजे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और उन्हें सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार ब्रेक फेल होना हादसे का प्राथमिक कारण माना जा रहा है।
बस चालक ने बताया कि अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसने बस को मोड़ पर पलटने का जोखिम लिया। यदि वह बस खाई में गिर जाती तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। विधायक विक्रम सिंह ठाकुर और पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भी राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीएसपी टाडा सिवा राजकुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बार फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ढली 4 लेन निर्माण को लेकर एनएचएआई पर एफसीए नियमों की अनदेखी और बिना मंजूरी कार्य शुरू करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि स्टेज 2 की मंजूरी के बिना ही निर्माण कार्य किया गया और स्टेज 1 की परमिशन के बिना पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिना टेंडर के स्ट्रक्चर निर्माण कार्य ठेकेदारों से करवाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि गलत निर्माण कार्यों के सबूत उनके पास मौजूद है और वे जल्द इसका वीडियो सबूतों के साथ खुलासा करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी बहुत बढ़ चढ़ के इस मुहिम में साथ दिया है, उसी के संदर्भ में है। नेशनल हाईवे 707 जो कोंटा से शिलाई जा रहा है, उसकी भी उनकी भी आवाज़ जो है वो दबाई पूरे। उन्होंने भी मुझे पूरा ब्रीफ किया जो कोंटा से शिलाई कोलका रोड है, इसमें क्या कारगुजारी हुई। 1 साल में वो कंप्लीट कर दिया। 4 फेज में 4 ठेकेदारों को वो काम मिला था। कईयों ने अभी 2 जनों का काम चला हुआ है, कईयों ने तो 1 साल में ही कंप्लीट कर दिया। ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे थे, एआई के ऊपर दिखा के, टीवी के ऊपर दिखा के, प्रेजेंटेशन दिखा के 1 साल में जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। परंतु ग्रीन कॉरिडोर तो क्या, आज उसके रिजल्ट पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो दरकने लगी हैं वो आप लोगों के सामने। 4 FIR जो है वो मेरे हाथ में है, जो मुझे दी गई है। काफ़ी समय पहले की ये FIRs हैं, इसके ऊपर कोई अरेस्ट या कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। इस सवाल निशान ये खड़ा करने वाली बात है। यहाँ पे अगर बात करेंगे इन बरसातों में कितनी जाने चलेगी, कुल्लू मनाली हाईवे की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल ठीक बात है। 8 किलोमीटर की टनल बनी है। ये नाथुराम जी से मेरी काफ़ी डिस्कस हुई है इस बारे में। 8 किलोमीटर की टनल गई, पर उसका मक कहाँ गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसका मक कहाँ डाला, कोई ना कोई डंपिंग साइट है। वो सीधे के साथ बात है कि वो ब्यास नदी में डाला गया है, और ब्यास नदी में जो 10 से 12 फुट उसकी नदी की जो हाइट है वो बढ़ गई है, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये आप लोगों को मैं समझता हूँ एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि ये दुनिया के सामने हम लोग उजागर करें। उसमें भी दोषियों को जो है सजा होनी चाहिए। अगर कुल्लू से लेकर मंडी तक अगर हम बात करें तो हर साल जो है सड़क रिपेयर हो रही है, करोड़ों रुपए जो लग रहा है। इस साल भी मोदी साहब आए, 1500 करोड़ की घोषणा आपदा में करके गए हैं। पिछले साल भी जो है 600-700 करोड़ रुपए 2023 में सड़कों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, केवल मैं 1 रोड की बात कर रहा हूँ, कुल्लू से मंडी की बात कर रहा हूँ, मनाली से मंडी। तो इसका FIR का क्या हुआ, क्या इसकी इंक्वायरी हुई, ये भी आपके माध्यम से जो है दुनिया को पता होना चाहिए। और जो दोषी हैं जिन्होंने बिना परमिशंस के ब्लास्टिंग करी है, उसका एविडेंस जो है हमारे पास, वीडियोस और जो उन्होंने बोर करे ब्लास्टिंग के लिए वो वाली वीडियोस, वो सारी हम लोगों के पास जेलेटिन उसकी पूरी वीडियोस जो हैं और रिकॉर्डेड सामग्री वो हम लोगों के पास उपलब्ध भी है। जितने भी सड़कें हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं, इनको 2 तरह की परमिशन होती है। एक होती है स्टेज 1 और एक होती है स्टेज 2। और जो स्टेज 1 की परमिशन जो है, अगर हम बता बुफर की बात करें, शोपी से लेकर ढली जो काम चल रहा है 2 फेज में, स्टेज 1 की परमिशन इनको मिल गई थी। अब स्टेज 1 की परमिशन क्या है, उसमें केवल मात्र ये लोग केवल मात्र कटिंग कर सकते हैं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो फाइलों के ऊपर बात है, वो आ चुकी है, वो डिपार्टमेंट्स जो है सख्त कार्रवाई उसके ऊपर कर रही है। क्योंकि और सेकंड फेज की आज तक जो है अधिकतर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अधिकतर हिमाचल प्रदेश में स्टेज 2 की परमिशंस जो है वो आई ही नहीं आज तक।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और ग्रुप से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये तलाशी अभियान 19 और 20 सितंबर को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा समेत कुल 6 स्थानों पर चलाया गया। ईडी की जांच में सामने आया है कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में बेनामी कंपनियों और संपत्तियों में निवेश किया है, जिनकी कुल कीमत 80 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। एजेंसी ने दावा किया है कि मनविंदर और सगरी सिंह की सिंगापुर स्थित एरोस्टार वेंचर पीटीए लिमिटेड और दुबई की यूनाइटेड एरोस्पेस DWC LLC में हिस्सेदारी है। इन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए के लेन देन, असुरक्षित लोन और भारी वेतन भुगतान का पता चला है। ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि मई महीने में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का एक रॉबिन्स 66 हेलीकॉप्टर खरीदा, जिसकी फंडिंग कथित तौर पर हांगकांग की एक अज्ञात कंपनी से बिना किसी गारंटी के लिए गए लोन से हुई थी। यह हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा स्थित औरमह वैली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया था। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि नालदेहरा परियोजना के फ्लैटों की बिक्री के लिए करीब 29 करोड़ रुपए की राशि नकद में वसूली गई थी। तलाशी के दौरान ईडी ने 50 लाख रुपए नकद, जिसमें पुराने 500 रुपए के नोट भी शामिल है, और 14,700 अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं। साथ ही 3 लॉकर सील किए गए हैं और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। ईडी की यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा मानी जा रही है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच जारी है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला में अपने प्रदेश कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने किया। इस मौके पर सह प्रभारी अजय राजपूत भी मौजूद रहे। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। अक्टूबर में विधानसभा स्तर पर कार्यकारिणी गठित करने की घोषणा की। आपने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के घेराव और बड़े धरने की चेतावनी दी। पार्टी ने हिमाचल में केजरीवाल मॉडल की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई। बेहद खास दिन है, नवरात्रि का पहला दिन, दुर्गा पूजा का पहला दिन है और आज के दिन आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपना प्रदेश कार्यालय का भव्य ओपनिंग किया है, जहां पर सुबह से हजारों कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आ जाए थे। आज हिमाचल में भी केजरीवाल की तरफ ये पहला कदम है। कल से आम आदमी पार्टी का जो संगठन निर्माण का काम है पूरे हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज का काम शुरू होने के लिए जा रहा है, विधानसभा कमेटीज का काम शुरू होने के लिए जा रहा है और फिर विधानसभा कमेटीज के बाद सभी पंचायत और बूथ स्तर तक जो है सो हिमाचल जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर में बूथ लेवल तक सभी अच्छे लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी को 2 साल में पूरी तरीके से खड़ा किया जाएगा और हिमाचल के लोग बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं। हमने सर्वे करवाया तो पता चला 80% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों मिलकर के हिमाचल प्रदेश में केवल लूट की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। हिमाचल के लोग दिल से चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन करके हिमाचल के लोगों को मिले, ताकि बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से उनको छुटकारा मिले, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति स्थापित हो सके। उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले कांग्रेसियों ने झूठ बोला था हिमाचल के लोगों को कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 300 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने झूठ बोला था कि 1500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। पर इन लोगों ने एक भी काम नहीं किया। केजरीवाल जी की नीतियों को कॉपी करके लोगों को बरगलाने का काम किया, वोट लेने का काम किया। लेकिन जब वचन को निभाने की बारी आई तो सुक्खू सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो संगठन निर्माण के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज बनेंगे और मजबूत विपक्ष को किस प्रकार से काम करना चाहिए उसको भी स्थापित करेंगे। और 5 नवंबर को, अगर 5 नवंबर तक सुक्खू सरकार ने
किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, वचन को पूरा नहीं किया, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी देशभक्त कार्यकर्ता शिमला में इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री का 5 नवंबर को घेराव करेंगे। तो सरकार ऐसे होती है, सरकार भी काम कर रही है, पार्टी भी काम कर रही है, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, नेता भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है, और ये हमने पंजाब में करके दिखाया। हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में जब त्रासदी हो रही थी तो राहुल गांधी मलेशिया में मसाज करा रहे थे। क्यों करा रहे थे भाई? क्यों घूम रहे थे वो मसाज कराते हुए? क्या बोलते मलेशिया में? क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या यहाँ पर में लोगों को उनकी जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं आए यहाँ पर में वो? पंजाब गए तो जब त्रासदी खत्म हो गई, जब पानी डाउन हो गया तो वो गए ट्रैक्टर पे घूमने के लिए, फोटोशॉप कराने के लिए, वहां पे भी जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे नहीं होता है भाई। हिमाचल प्रदेश के नेता हवाई सर्वे कर रहे थे। अरे नुकसान हुआ है जमीन पे, हवा से क्या दिखता है मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया है। हमारे नेता तो जमीन पे थे, पानी में घूम रहे थे।